इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से सारे के सारे इटर्नल जो है रिएक्टिवेशन चैम्बर के जरिए वापसी से जिंदा हो चुके हैं, जिनकी कुछ सालों पहले जो है मौत हो चुकी थी एक एवेंजर्स की स्टोरी के अंदर। और हम देखते हैं कि जब वो सारे के सारे लोग वापसी आ चुके होते हैं तो उसमें से बहुत से इटर्नल्स ऐसे हैं जो कि मेल से फीमेल और फीमेल से मेल हो चुके हैं। और ये वजह करने की यही है क्योंकि अब मूवीज़ के अंदर भी जो इटर्नल की मूवी आने वाली है उसके अंदर भी इस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे असल बात ये होती है कि दरअसल इन इटर्नल्स के बीच एक मर्डरर घूम रहा होता है जो कि उनकी चीफ यानी ज़ूरस को मार देता है। और हम देखते हैं कि इस बारे में जो है इकारिस और स्प्राइट पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो मर्डरर कौन हो सकता है। और वो इटर्नल्स की पुरानी सिटी टाइटेनोस के अंदर जाते हैं जहाँ पे टाइम डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। लेकिन वहीं पे जाके उनको ये बात पता चलती है कि दरअसल वो मर्डरर कोई और नहीं बल्कि वो एक इटर्नल ही है और वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। अब आगे तरह हम शिफ्ट होता है टाइटेनोस के रूइंस के अंदर जहाँ पे इकारिस और थैनोस दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और वहीं पे हमें इस कॉमिक का नरेटर यानी कि ये जो अर्थ है वो हमें बता रही होती है कि थैनोस जो था एक बार इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसने सिर्फ अपनी 2 चुटकियां बजा के आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। वो इटर्नल्स के लिए एक शेम साबित होता है, वो हमारे लिए एक बेइज्जती साबित होता है। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि बैड, ओह नो दिस इज़ बैड बैड बैड, दिस इज़ वेरी बैड। तो वहीं से वो बोलता है कि ये तुमने ठीक सुना, तुमने स्प्राइट के वर्ड सुनिए ना कि उसने क्या कहा, थैनोस बैड नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा है। वहीं से हम देखते हैं कि इकारिस बोलता है कि नहीं ये इतना भी बुरा नहीं है, मेरे ख्याल से ये अच्छा है। और हम देखते हैं कि वहाँ इकारिस जो है अपनी मुस्कुराहट ले आता है चेहरे पे, तो हमें अर्थ बताती है कि गुड इज़ नॉट द रिस्पॉन्स वन कुड एक्सपेक्ट बट रिमेंबर, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था ना इकारिस के बारे में कि वो एक एरो है और एक एरो को हमेशा एक टारगेट की तलाश रहती है। और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस वहाँ पे जो है उसके मुंह पे जोरदार अपनी लेजर बीम्स मारता है और कहता है मैं आज से पहले आज तक जो हूँ थैनोस से नहीं लड़ा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इकारिस खुश इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको पहली बार थैनोस से मुकाबला करने को मिल रहा था, लेकिन वो जानता नहीं है कि थैनोस किस बला का नाम है। और वहीं से थैनोस बोलता है कि बहुत अच्छे तुमने काम करा नन्हे पोएट, लेकिन अब बारी है मेरे ब्लो की। और अगले पल हम देखते हैं कि थैनोस पीछे पलट जाता है और अपने दोनों हाथों से इकारिस को वहाँ पे कुचल के रख देता है। और वहीं पे अर्थ में बता रही होती है कि जिसको इकारिस एक छोटा सा टारगेट समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस था, और थैनोस किसी का टारगेट नहीं होता है। और वहीं से इकारिस बोलता है कि स्प्राइट जितनी जल्दी हो सके ओलंपिया पे वापसी लौटो और हर एक इंसान को जो है वॉर्न कर दो इस बारे में, जब तक मैं इससे डील करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मशीन हूँ यानी कि अर्थ, और मेरे अंदर छोटी छोटी मशीन जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जिसके जरिए एक बड़ी मशीन बनती है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि टाइटेनोस शहर जो है गिर चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी भी वो मेरा ही हिस्सा है। टाइटेनोस जो है एक तरह की टाइम मशीन है, एक टॉर्चर मशीन है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पोर्टल जो है वो हर एक नई अपॉर्चुनिटी को खोलता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो शहर टाइटेनोस है, जैसा हमें पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक साथ चल रहा है टाइम डिस्प्लेसमेंट की वजह से। और वहीं पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर इकारिस और थैनोस लड़ते लड़ते घुस जाते हैं। और यहाँ पे हमें अर्थ यही बता रही होती है कि किस तरह से जब वो एक पोर्टल के अंदर घुसते हैं तो उसका फ्लक्स उसको महसूस हो रहा होता है, वो हर एक चीज़ को देख रही होती है और उनको समझ भी रही होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि थैनोस और इकारिस जो है लड़ते लड़ते अलग अलग एराज के अंदर घूम रहे होते हैं। वो डायनासोर्स की दुनिया में चले जाते हैं, वो वाइकिंग्स की दुनिया में चले जाते हैं और इस तरह उनकी लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों एक जगह पे आके लैंड करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि थैनोस की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई होती है और सेम इकारिस की भी। और अर्थ हमें बताती है कि थैनोस के वुंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, अगर इसी तरह रहा तो शायद वो कुछ देर में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन स्टिल थैनोस को जो है इकारिस को मारने में थोड़ी बहुत मुश्किल साबित होने ही वाली है क्योंकि वो एक इटर्नल है। इटर्नल्स को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। और अगले पल हम देखते हैं थैनोस जो है वो इकारिस की गर्दन पकड़ के उसके धड़ से अलग कर देता है। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि वो आसान है। थैनोस जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहा था और शायद इसने अभी तक इस बात को रियलाइज़ नहीं करा है क्योंकि थैनोस एक ऐसा क्रिएचर है जिसको मर्डर करने में मज़ा आता है, उसका पैशन है, वो उसको एंजॉय करता है। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे हो ये रहा होता है कि वहाँ पे स्प्राइट ने जो एक इल्यूजन क्रिएट की होती है इकारिस को मारने वाली, और थैनोस को जब भी पता चलता है तो वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे इकारिस की हालत थैनोस ने काफ़ी ज़्यादा बुरी कर दी है। और स्प्राइट बोलती है कि इकारिस तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, तुम इस बात को समझ लो कि तुम दोनों के बीच में एक टाई हो गई है, तुम एक नया रीमैच बाद में ढूंढ लेना, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना होगा। तो इकारिस बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे इसका कोई गम नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्द वापसी लौट आऊंगा और ये रिस्क जो है मैं इसके लिए ले सकता हूँ। मैं टाइटन का खून जब तक मेरे हाथों में नहीं आएगा मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। तो इसे स्प्राइट बोलती है देखो पहली बात तो तुमने बहुत गंदी बात करी है और दूसरी बात तुम जानते हो ना कि हमेशा तुम्हारी आदत है इस तरह की फाइट्स में अंदर आगे घुसने की और मेरी आदत है हमेशा तुम्हें बचाने की। और तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं ओलंपिया के ऊपर वापसी अकेले लौटूंगी और लोगों से कहूंगी कि हमारा मुकाबला थैनोस से हुआ था तो क्या वो मेरी बात पे बिलीव करेंगे? मॉन्स्टर जो है वो मेरी वेन्स के ऊपर चल रहा था। स्प्राइट और इकारिस को उस मर्डर के बारे में पता चल गया था और उसकी नेचर के बारे में भी, कि वो छोटे बच्चे का क्या जो उस वक्त एक मुसीबत के अंदर है। ये पहली बार नहीं हुआ कि इकारिस को इस तरह की नॉलेज मिली हो टाइम एंड स्पेस के रिफ्ट के दरमियान से। ये एक किस्म का सरप्राइज नहीं होना चाहिए एक इटर्नल के लिए, क्योंकि इन लोगों को ये बात याद हो या ना याद हो लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमेशा पहली होती हैं।
ये एक काफ़ी अरसे पहले की बात है जिसको तुम लोग ब्रोंज एज भी कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए वो कल की ही बात है। इकारिस बहुत टाइम पहले यहाँ पे टाइटनोस के ऊपर आया था और इसी तरह एक बैटल के दरमियान जो था वो एक पोर्टल को पार कर देता है और वो एक अलग ही टाइम डिस्टॉर्टेड प्लेस के अंदर चला जाता है। और इस पोर्टल के जरिए इकारिस ने खड़े होकर देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने सामने खतरनाक किस्म के थ्रेट को देख रहा है जो उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। और इकारिस ने मुझसे पूछा क्या मैं इस जगह का पता लगा सकता हूँ, तो मैंने उससे कहा कि हाँ बिल्कुल मैं पता लगा सकता हूँ, और अगर तुम अपने मिशन में जिंदा बच गए तो हम उसके बाद उस मिशन पे जाके उसको डील करेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है इकारिस पहुंचता है उस लड़के के पास जो कि एक बीच पे बैठा होता है और कहता है क्या तुमने मॉन्स्टर को देखा है। तो वहीं से वो लड़का पूछता है क्या तुम एक गॉड हो। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि इस बात का मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ तो एक गॉड हमेशा ऐसा ही कहेगा, और अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक गॉड हूँ तो उसका मतलब मैं एक गॉड हूँ। आई रिपीट, क्या तुमने किसी मॉन्स्टर को यहाँ पे देखा है। तो वहीं से वो लड़का कहता है कि गॉड हमेशा इसी तरह मिस्ट्रीज के अंदर बात करते हैं, लेकिन हाँ मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है और डेफिनेटली वो कोई गॉड नहीं था। और हम देखते हैं कि वो लड़का उसको वहाँ पे एक स्क्विडवर्ड दिखा रहा होता है और वो कहता है इकारिस कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये तो एक रेड स्क्विड है। तो वो लड़का बताता है कि इसकी आंखें तो देखो जरा कितनी बुरी तरीके से बस्ट हुई हुई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल है और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों को भी मॉन्स्टर की तरह ही काउंट करना चाहिए। लेकिन अगर ये वो मॉन्स्टर नहीं है तो मेरे ख्याल से तुम जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। तो इकारिस बोलता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को देखा था कुछ टाइम पहले, वो यहीं कहीं मौजूद था। तो वहीं से वो लड़का बोलता है हाँ वो एक तरह का विजन था ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई मॉन्स्टर आया नहीं है, तो क्या तुम यहाँ पे मेरे पास और ज़्यादा रुक सकते हो जब तक वो यहाँ पे नहीं आता है। तो वहीं पे इकारिस बोलता है कि मेरे पास और भी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं जिनको मुझे अटेंड करना है, तो क्या तुम मेरी इसमें थोड़ी सी मदद कर सकते हो। तुम एक काम करना कि जब तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखे, जब तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें एक बहुत बड़ी सी आग जलाना और इंतजार करना। जैसे ही तुम उस आग को जलाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मॉन्स्टर देख लिया है और मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो वो लड़का यहाँ पे खुशी से कहता है कि बिल्कुल ऑफ कोर्स। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पे समंदर के किनारे बैठा होता है और काफ़ी हफ्ते गुजर चुके हैं, वो मॉन्स्टर कभी अपीयर ही नहीं हुआ, लेकिन वो लड़का अपनी ड्यूटी के ऊपर बिल्कुल खड़ा हुआ था। और साल गुजर गए, उसको एक छोटी सी फैमिली मिल गई, लेकिन अभी तक वो मॉन्स्टर नजर नहीं आया। लेकिन अभी भी उसने अपनी ड्यूटी से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। इवेंचुअली वो बूढ़ा हो गया और वो वहाँ उसी किनारे पे बैठ के अब तक उसी मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा था जो कि शायद कभी था ही नहीं। और वो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया कि उसके अपने अंदर की मशीन ने जो है फंक्शन करना छोड़ दिया और वो उसी बीच के ऊपर मारा गया जब उसका बेटा उसके लिए पानी लेने गया हुआ था। उसकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा डिम हो गई थी, उसकी बॉडी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसने कभी भी वो मॉन्स्टर नहीं देखा और इस वजह से उसने कभी अपना मे बी गॉड भी नहीं देखा दोबारा। उसके जो कभी बच्चे हुआ करते थे वो लड़का हुआ करता था, फिर वो मर्द बना और अब वो ग्रैंडफादर बन चुका है और अब वो मर चुका है उसी फायर को गार्ड करते हुए जिस तरह उस केयरफुली उसने उस फायर को जला के रखा हुआ था। और फाइनली वो गॉड लौट के वापसी आया और इतने सालों के बाद आखिरकार ट्रूथ हमारे सामने आ गया। उनके फादर जो थे वो कोई मैड नहीं थे और यही बात सबसे ज़्यादा बुरी है। और हम देखते हैं कि जब वो लौट कर आता है इकारिस तो उसके ग्रैंडफादर उसके ग्रैंड चाइल्ड ही बोल रहे होते हैं कि तुमने उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी यहाँ बैठ के बिता दी है इसको देखते हुए, यहाँ पे कभी कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, कभी भी नहीं। तो इकारिस बोलता है कि मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी मॉन्स्टर्स को तलाश करते और ढूंढते हुए ही निकाली है। मैं तुम लोगों के लॉस के लिए तुमसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने एरर को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि मैंने उस सीन के अंदर मॉन्स्टर को देखा था। तो वहीं से वो लोग चिल्लाते हैं कि उसने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हिज होल लाइफ। और वहीं से वो उसका ग्रैंड चाइल्ड बोलता है कि ग्रैंड फादर ने आज तक मुझसे कभी बात तक नहीं करी, उन्होंने कभी मेरे साथ खेला ही नहीं, तुमने तो उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और जब उस बच्चे ने इस तरह से इशारा और जब वो बच्चा उसके ऊपर चिल्लाना शुरू हुआ तो इकारिस को तब जाके बातें समझ में आने लगी, तब जाके उसने रियलाइज करा कि उससे क्या गलती हुई है। वो बच्चा जो उसने टाइटनोस के अंदर एक पोर्टल के जरिए देखा था दरअसल वो नहीं था जिससे वो आके मिला था, बल्कि वो ये लड़का था जो उसका ग्रैंड चाइल्ड था जो काफी सालों के बाद आने वाला था। और वहीं से वो लड़का बोलता है ओह जरा एक मिनट देखो गॉड्स, ये तो एक खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर जो है वो अब इस टाइमलाइन के अंदर आया होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये पूरी स्टोरी समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि टाइटनोस कितना ज़्यादा इल्यूजन से भरा हुआ है। टाइटनोस के अंदर इकारिस ने काफ़ी टाइम पहले जो है एक पोर्टल के जरिए देखा था कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर एक लड़के के पास आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो उस पोर्टल के अंदर घुसता है तो वो टाइम जो है उस टाइम में नहीं बल्कि पीछे के टाइम में चले जाता है जब उसके ग्रैंडफादर से जाके वो मिलता है और उसके ग्रैंडफादर को बोल देता है कि एक मॉन्स्टर आएगा और जब वो आएगा तो तुम उसके लिए मुझे बुला लेना। तो हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर अपनी पूरी की पूरी उम्र उस बीच में निकाल देते हैं लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं आता है, लेकिन जब उसका ग्रैंड चाइल्ड से आके इकारिस मिलता है तो तब जाके वो मॉन्स्टर आता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टाइटनोस की कहानी को हमें कितने ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल वे में समझाया गया इस कॉमिक के अंदर। अ हैप्पी एंडिंग। आई होप इकारिस इस करंट एडवेंचर के जरिए एक बहुत अच्छा लेसन सीख गया होगा। खैर ये बताओ कि हम लोग कहाँ पे थे। ओह हाँ, थैनोस ज़ूरस का मर्डर, सॉरी मुझे आखिरकार हो क्या गया है आजकल। और इस तरह हम ओलंपस के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स रह रहे हैं इस वक्त, और हम देखेंगे वहाँ पे इकारिस और स्प्राइट लौट कर आ चुके हैं और वो लोग आगे सारी की सारी कहानी ड्रूक और किंगो को बता रहे होते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि ड्रूक जो है दरअसल इन सारी की सारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा होता और उससे इनकार करना चाह रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझसे इस बात पे बिलीव करते हो कि मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें मान लूं। एक सेन ऑफ टाइटन जो है वो इस ग्रेट मशीन का इस्तेमाल कर रहा है और हमारे नेटवर्क पे जो है ट्रैवल करते हुए एक दूसरे का मर्डर कर रहा है। और मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि थेनोस जो है वो एक ट्रू इटर्नल नहीं है,
क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? वहीं से इकारिस अपनी शक्ल की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और बोलता है, मेरे इन फिंगरप्रिंट्स को चेक कर लो ज़्यूस के जख्मों के साथ, उनके ऊपर भी तुम्हें यही फिंगरप्रिंट्स मिलने वाले हैं। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि देखो प्लीज तुम दोनों अब यहाँ पे लड़ना मत शुरू कर देना, इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है, थैनोस यहाँ पे मौजूद है, तो बताओ हम उसका क्या कर सकते हैं। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि हमें ज़ूरस का इंतजार करना होगा, वो बहुत जल्द वापसी लौट कर आएंगे एक्सक्लूजन से, और फिर वही जब रिटर्न करेंगे तो वो इस बारे में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि हमारे पास अभी एक चांस है थैनोस को मारने का, वो इस वक्त घायल है, उसको हम जाने नहीं दे सकते हैं। तो वहीं से ड्रूक बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर थैनोस ने हम सबको मारने के बारे में सोचा है तो हम में से जब तक एक भी जिंदा है तो वो यहाँ से एस्केप करने के बारे में सोचेगा? वो थैनोस है, वो कभी भी वापसी हटने के बारे में नहीं सोचेगा। तो इकारिस उसकी बात को रियलाइज करता है और समझ जाता है कि ड्रूक बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, वेरी वेल, जैसा तुम कहो। तो हमें जो है फिर इस पूरी की पूरी खबर को यहाँ से वहाँ फैला देना चाहिए और सारी की सारी हंटिंग पार्टीज को आगाह कर देना चाहिए, और हमें इस बात को मेक श्योर करना कि जैसे ही ज़ूरस फौरन लौट कर आए सबसे पहले हम ही उनसे बात करें और इसका सबसे पहले हल निकालने कि अब हमें आगे क्या करना होगा। लेकिन वहीं से फेस्टोस आता और बोलता है कि ज़ूरस वापसी लौट कर नहीं आ रहे हैं, मेरे अभी भी एक्सक्लूजन के वार्डन से कांटेक्ट हुआ है और मुझे एक छोटी सी अपडेट मिली है कि रिजर्वेशन चैम्बर जो है अब वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, हमारी मशीन्स खराब हो चुकी हैं, वहाँ पे जो हमारे गार्ड्स मौजूद थे उनको स्लॉटर कर दिया गया है और मैंने मशीन्स को खुद देखा रिजर्वेशन की, वो जो है अब इनऑपरेटिव हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब से जो भी इटर्नल मरेगा वो मरा ही रहेगा, अब वो बहुत जल्द इस तरह लौट के नहीं आ पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल थैनोस ने जो है उनकी उस मशीन को भी खराब कर दिया जिसके जरिए वो दोबारा रीएक्टिवेट होते थे, रीजनरेट होकर वापसी आया करते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे इटर्नल्स बिल्कुल एकदम शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदमा है। मतलब ये लोग मर गए तो इनका वापसी आने का कोई चांस नहीं, जैसे ये पहले आ जाया करते थे। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है, तो फिर मैं तुम लोगों से फिर दोबारा सवाल करूंगी कि मुझे बताओ कि हम अब क्या कर सकते हैं। तो ड्रूक बोलता है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा सिस्टम डिमांड करता है, मतलब हमें इटर्नल प्राइम की सिलेक्शन कर लेनी चाहिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि इकारिस गुस्से में आया और बोलता है कि ड्रूक अगर ये सब में तुम्हारा कहीं ना कहीं प्लान मौजूद है या फिर तुम ये सब मजाक तफरी के लिए कर रहे हो थैनोस के साथ मिलके, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन ड्रूक एकदम डर जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अगर वोट के लिए भी कहूँगा तो लोग मुझे वोट नहीं करेंगे, वो इटर्नल प्राइम तुम्हें ही चूज करेंगे, तुम्हारे पास सारी की सारी वो खामियां हैं, वो खूबियां हैं और तुम ही एक हाई कमांड हो मुझसे पहले, तो इसलिए अगर हम वोट भी करते हैं इकारिस तो वो लोग तुम्हें ही चूज करेंगे, मुझे नहीं चूज करेंगे प्राइम इटर्नल के लिए। एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि तुम और स्प्राइट वहीं पे मौजूद थे ना, मतलब तुम ही थे ना जिसने स्प्राइट को जो है एक्सक्लूजन से आजाद करवाया था, उसको रिलीज करवाया था, और हमें पता चल रहा है कि एक्सक्लूजन के जो गार्ड्स हैं, जो वार्डन है, वो मर चुके हैं। मेरे ख्याल से तुम ही वो लास्ट पर्सन हो गए जिन्होंने उनको जिंदा देखा था, तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी भी थी। लेकिन हम वहीं से देखने की कार्य बोलता है कि क्या ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो कि मैं अपने ही लोगों को मारूंगा? तुम जो वर्ड्स को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हो ड्रूक, और मैं तुम्हारी गर्दन को ट्विस्ट कर सकता हूँ। बस कर दो कारिस, तुम इस तरह की बातें करके मुझे इस बात पे सोचने में मजबूर कर रहे हो कि शायद तुम्हारा ही वो मर्डरस किस्म का कैरेक्टर है। तुम ड्रूक के लिए चीजें इतनी ज्यादा आसान मत करो, अगर वो तुम्हारे ऊपर शक कर रहा है तो तुम उसको शक साबित होने ना दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि सरसी आती है, और वहीं से सरसी आती है ड्रूक के पास और कहती है, ड्रूक मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये तुम्हारा फेवरेट गेम है कि किस तरह से एक दूसरे को तंग करना, लेकिन इस सब चीज़ों के लिए अभी हम इंटरनल्स के पास टाइम नहीं है, एक इंटरनल दूसरे के खिलाफ अभी खड़ा नहीं हो सकता है, और अगर वाकई में ऐसा है कि थैनोस यहाँ किसी शेडो के अंदर छुपा हुआ है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तब तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है हमारे पास। आओ मेरे साथ इकारिस, मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगा दूँ और हम आगे जाके सोचते हैं कि हमें क्या करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से सरसी जो है इस कारिस को यहाँ पे मनाते हुए अपनी बातों में अपनी साथ अकेले में ले जाती है, और इस तरह में वो बता रहा होता है कि किस तरह सारे के सारे इटर्नल्स के बीच थैनोस 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 नाम गूंजना शुरू हो गया है, हर कोई इसका नाम सुन के गुस्से में आ रहा है और एक शेम महसूस कर रहा है। लेकिन थैनोस जो है वो बहुत करीबी जो है इटर्नल से जुड़ा हुआ है। और इस तरह हमें यहाँ एक पूरा का पूरा चार्ट दिखाया जा रहा है जिसको मैं यहाँ पे पॉज कर दूंगा, आप इसको आराम से पढ़िएगा। इसमें मैं पूरी की पूरी कहानी बताई जा रही है कि किस तरह से इटर्नल से जो है थैनोस आगे जाके उनका ही एक कजन बना है। ये वैसे पूरी की पूरी स्टोरी मैं अपनी इटर्नल्स एक्सप्लेन वाली वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से थैनोस जो है वो इटर्नल से रिलेटेड है और वो एक इटर्नल ही है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कारिस बोल रहा होता है कि थैनोस थैनोस, तो सरसी बोलती है कि तुम अभी भी उसका नाम क्यों बड़बड़ा रहे हो, तुम बदले के लिए इतने ज़्यादा जज्बाती क्यों हो रहे हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सुकून से नहीं बैठ सकते हो। तो कारिस हम देखते हैं कि कैसा जुनूनी इंसान है और उसको थैनोस का भूत सवार हो गया कि जब तक उसको हरा ना दे वो सुकून से नहीं बैठने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि सरसी जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो मैटर मैनिपुलेशन वगैरह कर सकती है, तो उसके वुंड्स को जो है ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और उसको रिलैक्स फील करवा रही होती है। तो इसे स्प्राइट बोलती है कि फॉर द थर्ड टाइम मैं दोबारा से सेंसिबल बनने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे ख्याल से इसको तो हिस्ट्री बुक्स में लिख देना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ कि हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, क्या हमें ह्यूमंस को जो है वॉर्न कर देना चाहिए इस बारे में। तो सरसी बोलती है कि हाँ, मेरे ख्याल से टोनी और उसके दोस्तों को हमें इस बारे में बता देना चाहिए कि थैनोस इस वक्त अर्थ के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसे स्प्राइट बोलती है इसका मतलब मैंने सही कहा था कि ये ह्यूमंस को कलेक्ट कर रही है। तो इसे फेस्टोस बोलता है कि इस वक्त हमारे पास थैनोस जो है वो मसला नहीं है, हमारे पास मसला असल ये है कि जो हमारी मशीन है उसके कुछ पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, और अगर हमारी मशीन का कोई एक पार्ट भी डिस्टर्ब, इसका मतलब कि हम सब भी उसके साथ डिस्टर्ब हो चुके हैं। अगर हमने अपनी मशीन को दोबारा से रीएक्टिवेट ना करा तो उसका मकसद ये है कि अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी कुछ ही हफ्तों के अंदर,
और अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और बिल्कुल अनइनहेबिटेबल बन जाएगा ह्यूमंस के लिए, वो यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। ये मशीन जो है एक बायोस्फीयर से कनेक्टेड है जिसके अंदर एक डिस्ट्रप्शन अभी पाई गई है पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब ये चीज़ें होना शुरू होंगी तो अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं से किंगो आता है और बोलता है ओह नो, मेरे ख्याल से इसका सही वर्ड जियोस्टॉर्म है। जियोस्टॉर्म जो है वो पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर फैलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी इंसान रहने के काबिल ना रह पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल इनकी मशीन के अंदर कोई मसला आ गया है जिस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। और यहाँ पे मशीन से इनका मतलब है अर्थ, प्लेनेट अर्थ को ये लोग मशीन के नाम से रेफर करते हैं। तो यहीं से सरसी बोलती है कि किंगो तुम यहाँ पे आगे मुझे इस बात पे रिग्रेट ना करो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करा है अपनी इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर। प्राइसेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिबली डिफिकल्ट होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सरसी ने अपनी छोटी सी टीम बनाई है जिसके साथ वो लोग मिलकर यहाँ डिस्कशन वगैरह करना चाह रहे हैं। तो इसे फेस्टोस समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये अर्थ वाली प्रॉब्लम जो है इसको बहुत जल्द दूसरे जो इटर्नल्स हैं वो भी रियलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हम सब जो हैं इस मशीन से बहुत ज़्यादा करीबी से जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिनके बीच एक छोटी सी थेनोस वाली प्रॉब्लम आ गई है। देखो सबसे पहली बात, थेनोस जो है वो हमारी इस ग्रेट मशीन का हिस्सा नहीं है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि उसने इस मशीन का इस्तेमाल करा है किसी इटर्नल्स की मदद से, जिसके जरिए वो हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल करके यहाँ से वहाँ जा रहा है। मशीन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि थेनोस को वो एक्सेस किसने दिया है और क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? तो वहीं से वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस तरह का डेटा मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं है और ना ही मैं उसको रिमूव करने के काबिल हूँ। तो वहीं से अर्थ बोलती है कि मैं सब वाकई में इंटरनल से सॉरी कहना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस तरह नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा मकसद तो एक ओमनीसिएंट बीइंग होना है ना, और अगर मैं इस तरह एक अपोलोजेटिक प्लेनेट बन गया तो लोग मेरी इज्जत कैसे करेंगे? तो इसे स्प्राइट बोलती है इसका मतलब तो ये है कि हमारे बीच एक ट्रेडर मौजूद है। आई होप कि सब इस वक्त मुझे ना देख रहे हों। ऑलराइट, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो सरसी बोलती है कि हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं स्प्राइट कि तुमने नहीं करा है और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने सर्कल के अंदर इनवाइट करा है। अगर हम में से कोई एक इटर्नल ट्रेडर है तो हमें उसके बारे में बहुत जल्द पता लगाना होगा। अभी हमारे पास एक अच्छा वक्त मौजूद है जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके ऊपर मैं पूरा विश्वास करती थी मैंने उन्हीं को इस सर्कल के अंदर बुलाया है। तो ऐसे किंगो बोलता है कि ये तो एक डिटेक्टिव वर्क है, मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा हूँ। तो स्प्राइट बोलती है इसका मतलब तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है? तो इकारिस बोलता है कि उसको तुम्हारे पर पूरा विश्वास नहीं है, मतलब तुम्हें वो विश्वास, उसका जो है ट्रस्ट हासिल करना होगा, वो तुम पे ऐसे ही आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकती है। तो इसे सरसी बोलती है इकारिस तुम्हारी ये सच बोलने की आदत पता नहीं कब खत्म होगी। हाँ लेकिन ये सच है स्प्राइट कि मैं तुम्हें अभी पूरी तरीके से जो निर्दोष नहीं समझती हूँ। या तो तुम पूरी तरह से इनोसेंट हो या तो तुम सबसे बड़ी प्रीडेटर हो जो हमारे बीच मौजूद है। तो इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने सर्कल के अंदर रखा है ताकि तुम मेरी आंखों के सामने रहो और इसके अलावा तुम काफ़ी अडोरेबल हो। तो स्प्राइट बोलती है कि मैं अडोरेबल हूँ, तो बताओ हमें ये कब से शुरू करना है? तो वहीं से कारिस बोलता है कि तुम लोगों को जब मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तोहफे हैं, लेकिन इस तरह से खुफिया काम करना ये मेरी आदत नहीं है और ना ही मैं इसका शौकीन हूँ। तो हम देखते हैं कि किंगो उसको टॉन्ट मारते हुए बोलने की कोशिश कर रहा होता है, हाँ इसको तो हम तब बुलाएंगे ना जब हमें किसी की नाक वगैरह तोड़नी होगी, ये तो उसी के अंदर अच्छा है। तो कारिस वहाँ से गुस्से में चले जाता है और बोलता है कि हाँ मुझे तभी बुलाना जब तुम लोगों को किसी की नाक वाक तोड़नी हो। तो स्प्राइट बोलती है कि अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा होता है उसकी बैल्कनी में, जो है यहाँ पे कारिस आता है और पूछता है क्या तुम टॉबी रॉबसन हो? तो कहता है हाँ मे बी, और वो कहता है कि मैं कारिस ऑफ इटर्नल्स हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा। तो वो कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, तो अब बताओ कि मैं अपनी खिड़की बंद कर दूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीग रहा हूं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कारिस दरअसल उससे मिलने के लिए आया जिसके ग्रैंडफादर को उसने बहुत साल पहले एक छोटी सी गलती की वजह से मार दिया था। मतलब उसको अभी भी लग रहा है कि उस सब में उसकी कहीं ना कहीं गलती मौजूद थी जिस वजह से वो बेचारा आदमी उस ड्यूटी पे रहा, उसका इंतजार करता रहा उस मॉन्स्टर का और उसने अपनी जान गंवा दी। तो अब वो यहाँ पे इस प्रेजेंट डे के अंदर उसके ग्रैंड सन्स वगैरह जो उनसे मिलने के लिए आया है और उनको ये बताना चाह रहा है कि उसको अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे देगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अर्थ बताती है कि रॉबसन को लग रहा है कि वो अभी भी एक ड्रीम के अंदर है। हाँ उसकी सोच अच्छी है लेकिन उसने पूरी तरीके से ठीक नहीं सोचा है। इस ड्रीम का जो एक्यूरेट वर्ड है वो थोड़ा सा लंबा है और वो एन के साथ स्टार्ट होता है और उसमें थोड़ी सी स्क्रीमिंग इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे अर्थ दरअसल यहाँ पे अर्थ जो है ड्रीम की नहीं बल्कि नाइटमेयर की बात कर रही है। टू बी